बातें चल रही हैं रिविजिट की या पॉलिसी का जो मैटर है जनरल वालों की, तमाम तरह की अफवाहें हैं, तमाम तरह के लोग लाइव आए हैं जिन्होंने ये बताया है कि जनरल को इतनी सीटें मिलेंगी, ओबीसी को इतनी सीटें मिलेंगी, या तमाम तरह की जो भी बातें हैं उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मिर्ज़ापुर का आंदोलन क्यों रखा गया है उन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे आपके और भाई बहन जुड़ सके और हम लोग चर्चा को जारी रखें। जो लोग नमस्कार लिख रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार, जो बहनें जुड़ी हैं आप सबको नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे होंगे तो बाद में आप जब भी वीडियो देखेंगे आप शेयर करेंगे, ये भरोसा है, ये उम्मीद है। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 20 जून को मिर्ज़ापुर में 6800 शिक्षकों की जो चयन सूची जारी हुई थी, जिस पे नियुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इन 6800 बच्चों की नियुक्ति हर हाल में हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाई और लगातार कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और जो अंतिम फैसला आया वो हमारे आपके पक्ष में नहीं आया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 6800 लोगों की चयन सूची जारी की गई थी उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया। अब उसमें तमाम लोग निकल के आएंगे जिनको कोर्ट का सी भी नहीं पता होता कि उसका सी का क्या मतलब होता है, के क्यों नहीं लिखा जाता, वो तमाम लोग उसमें तमाम तर्क देंगे कि ये हो गया। आज तो हद ये हो गई, लाइव आने के पहले मैंने व्हाट्सएप जैसे देखा वहाँ एक चीज़ चल रहा था कि आईए लिखा है, आईए का मतलब है कि सारी जो अमेंडमेंट्स लेके सारी चीज़ें लागू हो गई, इसका मतलब जो उसकी वजह से जो है लिस्ट क्वैश हो गई। तो इन सब बेवकूफ़ी भरी बातों से अगर आप ऊपर निकल आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 20 तारीख के बाद आपके जीवन में सिर्फ यही बचना है कि आप व्हाट्सएप में ये लिखेंगे, व्हाट्सएप में वो लिखेंगे, उससे मिलेगा क्या आपको, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में या 10-20 सालों में आपको जब भी इस बात का मलाल होगा कि जब हमें अपनी नौकरी के लिए सरकार से लड़ना था तो उस समय हम किसी की बेवकूफ़ी भरी पोस्ट मिलती थी उसको शेयर करते थे, कोई जो है जो हम सबको गधा बोलता था उसकी कई बातों पे हम यकीन करते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। तो देखिए मेरी परवरिश में ये नहीं है, मैं किसी को गधा, शुअर, कुत्ता, बिल्ली ये सब मैं नहीं बोल पाऊंगा और मुझसे उम्मीद भी ना करें, खास करके सोशल मीडिया पे। हाँ, एक आश्वासन, एक भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि ऐसे लोग जब भी सामना होगा, जब भी सामने बैठेंगे तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पे उनकी भाषा में जवाब देना मैं आप सबकी तौहीनी समझता हूँ, इसलिए उन सब बातों पर मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। सीधी सी बात, अरे भैया आप लोग भी, चूँकि मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार लखनऊ में भाग दौड़ होती थी, अब चूँकि घर पे हूँ तो थोड़ा सा जो है चीज़ें बदलती हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। तो बस यही फ़र्क है, घर पे रहने का थोड़ा सा खान पान भी ठीक हो जाता है और आपके घर परिवार वाले ध्यान देते हैं कि नहीं इतने दिन बाद आप घर से वापस आए हैं, तो थोड़ा सा लोग ध्यान देना ज़्यादा ध्यान देते हैं। बस इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और आप अगर ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि मोबाइल का वो जो है कुछ असर हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि मुझे मुद्दे पर रहने दें, और मैं कमेंट आपकी इसलिए देखते रहता हूँ कि हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो जो मुझसे बाद में मिस हो जाए, तो इसलिए मैं जो है कमेंट भी आपके देखते रहता हूँ। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो जिस मुद्दे की वजह से मैं आपके बीच में लाइव हूँ वो ये है कि मिर्ज़ापुर का आंदोलन क्यों रखा गया। ये आंदोलन मुख्यमंत्री आवास हो सकता था, ये आंदोलन लखनऊ हो सकता था, ये आंदोलन केशव प्रसाद मौर्य के आवास के सामने हो सकता था, ये आंदोलन स्वतंत्र देव सिंह के आवास के सामने हो सकता था, ये आंदोलन कहीं भी हो सकता था। आखिर मिर्ज़ापुर ही क्यों रखा गया? तो इस पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 6800 की जो लिस्ट आई उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अनुप्रिया दीदी का बहुत विशेष योगदान रहा। चाहे वो मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात रही हो, चाहे महामहिम राज्यपाल से मिलने की बात रही हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने की बात रही हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बात रही हो, हर जगह अनुप्रिया दीदी ने आपकी बात उठाई और पूरी मजबूती से उठाई, जिसका परिणाम ये रहा कि आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठाया गया। तमाम भाई बहनों की अथाह मेहनत भी, परिश्रम भी उसमें शामिल था, जिसके बाद आप माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल तक पहुँचे। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप ही के साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा जो होती है उसको पार करते हुए एक पानी की टंकी पर हमारी ही बहन बेटी वहाँ पे लगातार बैठी नहीं, कई महीनों बैठी रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। लेकिन अगर आपकी मुलाकात हुई, आपको बैठाया गया, घंटों बैठे वहाँ पे, आपने बातचीत की, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ चीज़ें आपके लिए अलग हुई हैं। इस बात को हर आदमी को मानना चाहिए। तो उन सभी प्रयासों का, संयुक्त प्रयासों का नतीजा था, चाहे वो आयोग में पैरवी करने वाले लोग रहे हों, चाहे ज़मीन पर आंदोलन करने वाले लोग रहे हों, चाहे घर बैठे सोशल मीडिया पर अपनी बात हमेशा रखने वाले लोग रहे हों, उन सारे सामूहिक प्रयासों का नतीजा था कि वो 6800 की लिस्ट आई, जिस पर आज जो है नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में जो जजमेंट आया वो हमारे खिलाफ आ गया है।
मिर्ज़ापुर का आंदोलन अनुप्रिया दीदी के यहाँ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अनुप्रिया दीदी इस सरकार का एक अहम हिस्सा है। इस सरकार का एक आप पिलर मान सकते हैं कि उस पिलर पे ये सरकार टिकी हुई है और आज की डेट में उनसे मुखर होकर सोशल जो है जस्टिस की बात और कोई नेता नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बोलते थे और बहुत जो है उन्होंने सामाजिक न्याय की बातें उठाई और इन्हीं सरकार को कितना भला बुरा कहा और आज गठबंधन की कगार पर खड़े हैं। तो अनुप्रिया दीदी गठबंधन में है और अपने शर्तों पर, अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के साथ जो है गठबंधन का हिस्सा है और उनका ये मानना है कि वो गठबंधन में भले हैं लेकिन जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं, उनको हम लगातार उठाते रहेंगे और उससे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और आप उनके पिछले सोशल मीडिया के या मीडिया में आप उनके बयानों को भी उठा के देखेंगे तो हमेशा उन्होंने गठबंधन में रहते हुए भी, चाहे वो नीट का मामला रहा हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे तमाम जो है, चाहे वीडियो की भर्ती रही हो, चाहे जिस भी मामले में कहीं भी आरक्षण की गड़बड़ी हुई तो अनुप्रिया दीदी ने बड़ी प्रमुखता से मुखर होकर इसकी बात को जो है सरकार तक रखा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज वर्तमान में परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में जो जजमेंट है उसके हिसाब से, चूँकि वो जजमेंट स्टे हुआ नहीं है, एक्सरसाइज करने की जो है पावर कोर्ट ने सरकार को दी है और एक्सरसाइज का मुझे लगता है कि आप सब बहुत बेहतरीन समझते होंगे, इस बात को बहुत बेहतर समझते होंगे कि एक्सरसाइज का मतलब वहाँ मोटापा कम करने के लिए सरकार को पावर नहीं मिली है। आज की डेट में सरकार इस मामले को, विभाग इस मामले को अगर सोल्यूशन में लाना चाहेगा तो उसके सामने एक सीधा सा रास्ता है। वो जो गलत नियुक्तियाँ हैं उनके लिए एक पॉलिसी सीख करेगा, एक पॉलिसी बनाएगा, उस पॉलिसी को बना के कोर्ट में पेश करेंगे। वो बताएंगे कि साहब ये जो गलत नियुक्तियाँ हो गई थी, जिनके लिए कोर्ट ने कहा है, सिंगल बेंच के जजमेंट ने कहा है कि आप इनके लिए पॉलिसी बनाएं, तो सीधा सीधा उनके लिए पॉलिसी बना देगा। साथ ही साथ जितने लोगों की पॉलिसी बनेगी उतनी सीटों पर जो लोग मेरिट में आएंगे, चूँकि वो आरक्षित वर्ग की सीटों पर ही उनकी नियुक्ति हुई है इसलिए वो नियुक्तियाँ इलीगल हैं, तो उनके लिए जो है वो सीटें अपने आप मिल जाएंगी। अब मुद्दे पर ये आते हैं कि मिर्ज़ापुर का आंदोलन क्यों रखा गया और किसके लिए रखा गया। देखिए, जिनका तो उस प्रक्रिया में अपने आप हो जाएगा, वो इस बात को लेके उनके ऊपर बहुत ताने कसे गए, बहुत जो है विवादों में घसीटने की कोशिश की गई, लोगों से लाइव आके ये बताया गया कि अरे ये सब हाई गुणांक वाले हैं, ये सब रिविजिट में हो जाएंगे, ये सब उत्तर कुंजी में हो जाएंगे। तो सीधा और साफ सुथरी मैं आपको बात बता रहा हूँ, मिर्ज़ापुर आंदोलन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अनुप्रिया दीदी इस मामले में पहल करें कि जो मामला हमारा साल, 2 साल, 3 साल में निर्णित होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल डबल बेंच से अगर आपके पक्ष में भी फैसला आ जाएगा, मान लीजिए 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 10 दिन, 5 दिन में भी आपके पक्ष में फैसला आ जाता है डबल बेंच से, तो ऐसा नहीं कि मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये मामला और आगे बढ़ेगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हम नहीं लेके जाएंगे, जो हारेगा वो पक्ष अपने आप लेके जाएगा। अभी आप सोचोगे कि मैं कह रहा हूँ उसका मतलब मैं खुद चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट जाए, तो आप गलत फहमी में, आप ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें सोच सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हम लोग चीज़ों को जानते हैं कि कहाँ कैसे पहुँचेंगे। आप जीतोगे तो आप कोशिश करोगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट ना जाए, लेकिन जो पक्ष हारेगा वो हर हाल में उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा ही जाएगा। तो अनुप्रिया दीदी से हम लोग सिर्फ जो आंदोलन है वहाँ इस मुहिम को, इस बात को और इस मांग को लेकर वहाँ पे जा रहे हैं कि आप जो है इस मामले में मध्यस्थता करें कि जो नियुक्तियाँ अपने आप हो जा रही हैं उनको सरकार अविलंब करे। साथ ही साथ जो हमारे वंचित लोग हो रहे हैं, जिनकी नियुक्तियाँ इस जजमेंट के बाद फंस रही हैं, उनके लिए इसी भर्ती में तमाम पद खाली हैं, जिनको जोड़ के सरकार अपना क्रेडिट भी ले सकती है और हमारे लोगों को नियुक्ति भी दे सकती है। तो सरकार को उसका क्रेडिट मिल जाएगा और हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाके नौकरी लेने में जो समय लगेगा, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हमारा समय बच जाएगा और हमारा कैरियर जो है, हम भी एक जो है अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे और एक हम भी जो है सामाजिक सम्मान के साथ एक नौकरी कर पाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इसमें सबसे विशेष जो बात मैं आप तक कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग रिविजिट करा के भाग जाएंगे, जो लोग कह रहे हैं कि ये लोग उत्तर कुंजी पे भाग जाएंगे, तो उनको अगर अब तक नहीं समझ में आया है कि मिर्ज़ापुर का आंदोलन उनके भले के लिए हो रहा है, अगर अनुप्रिया दीदी मुख्यमंत्री से मिल के कह देंगी कि इतनी सीटें आप जोड़ दीजिए, ये जो खाली सीटें हैं इसमें 6800 जो आपने लिस्ट निकलवाई थी मुख्यमंत्री जी, सबका भला हो जाएगा और सारी क्रेडिट आपको मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी। इसमें जो वंचित लोग हो रहे हैं, जिनके बाहर जाने का खतरा है, उनके भले के लिए आंदोलन हो रहा है। और मुझे तो तरस आता है कि अगर इसके बाद भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप करते रहिए, व्हाट्सएप पे लिखते रहिए, फेसबुक पे लिखते रहिए, टेलीग्राम पे लिखते रहिए, ट्विटर पे लिखते, जहाँ मन करे आप वहाँ लिखते रहिए। 20 तारीख के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ और मुझे पता है कि कई हज़ार लोग इसको वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। सबसे मैं खुल के कह रहा हूँ कि 20 तारीख का आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो सामूहिक प्रयास को लेकर किया जा रहा है,
कि यानी 6800 में शामिल आखिरी जो व्यक्ति है उसकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके। उसका एकमात्र रास्ता आज की डेट में जो बनता है वो यही है कि सरकार जो खाली सीटें हैं उनको जोड़े और हमारे जो वंचित लोग हैं उनकी नियुक्ति करें। इसमें बेनिफिट क्या है, आप सोचेंगे ये बात मैं क्यों इतने भरोसे से कह रहा हूँ। इसमें बेनिफिट ये है कि सरकार को ये लगेगा, लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि देखो कोर्ट के ऑर्डर के जो है सहारे नहीं, हमने अपनी प्रतिबद्धता से, हमारी इच्छा थी, हम ओबीसी के हितैषी थे इसलिए हमने जो है ये सीटें जोड़ दी, हम एससी वर्ग के हितैषी थे इसलिए हमने सीटें जो है जोड़ दी। तो इसमें सरकार का बेनिफिट है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकारें कोई भी हों, हर सरकार ये चाहती है कि हमको क्रेडिट मिले, तो वो क्रेडिट इनको मिल सकती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं वहाँ प्रयास करके हो। लेकिन 20 तारीख तक, चूँकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं तो अभी तक वो फ़ोन करते थे तो बड़ा मतलब भावुक हो जाते थे, रोने लगते थे कि ज़िंदगी दांव पे लग गई है भैया, कैसे होगा। अब उनका कैसे हो जा रहा है मुझे खुद नहीं पता, कि आजकल बदले से नज़र आ रहे हैं और उनको जो है लग रहा है कि ये तो किसी ने बताया होगा भाई आपका रिविजिट में हो जाएगा। तो मैं उन सज्जन को भी बिना नाम लिए बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में आपका उल्टे खड़े भी हो जाएंगे तब भी उस प्रक्रिया में आप नहीं आ पा रहे हैं। जितना मुझे जानकारी है, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता और ना ही आपको डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं सचिव परिषद नहीं हूं या डायरेक्टर नहीं हूं कि मुझे सीटों का सटीक आंकड़ा होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना कह देना चाहता हूं कि झूठी उम्मीद ना पालें आप, कि अगर आपको लग रहा होगा कि आपको वहाँ से नौकरी मिल जाएगी और रिविजिट में आप आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रिविजिट में जिसका आएगा, जिनका आना होगा, वो सरकार, ये विभाग जानेगा। इसके अलावा अगर कोई कह रहा है मुझे पता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोला जा रहा है। पता किसी को नहीं है कि कितनी सीटें मिलेंगी। जिस दिन जितने लोगों की पॉलिसी बन जाएगी, आप मान जाइएगा कि इतने लोगों की नौकरी आरक्षित वर्ग के लोगों को उतनी मिलेगी। तो जब तक वो पॉलिसी बन के तैयार नहीं होती, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी रिविजिट में, कोई नहीं कह सकता। लेकिन मिर्ज़ापुर का धरना सिर्फ इस मांग को लेके हो रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट कचहरी की चीज़ें लगातार चलती रहें। हम कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा चलता रहे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लेंगे। जैसे तमाम नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन करके की गई हैं, हमारी नियुक्ति चूँकि सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उस पर डबल बेंच ने कोई स्टे नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कोई फाइनल कॉल करने से पहले आप कोर्ट को सूचित करेंगे। उसमें सबसे बेस्ट जजमेंट उनके लिए है, सरकार के लिए, क्योंकि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको बचाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। वो नियुक्तियां उनकी बच गई हैं, इसलिए उनके लिए वो पॉलिसी बना रहे हैं, बनाएंगे और उस पॉलिसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। तो उस पॉलिसी बनाने के बाद जो पद खाली होंगे उसी पे नियुक्तियां हो पाएंगी। इसके अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जो है उनके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख देने से या बेगम बादशाह ये सब बोल देने से अगर उनको नियुक्ति मिल रही तो उनको मुबारक और बधाई, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि उनको 2 सैलरी मिले और उनका ईश्वर, उनको प्रकृति उनको इतना जो है ताकतवर बनाया कि कम से कम वो ये सलीका सीख सके कि किस मामले में क्या बोलना ठीक है, क्या नहीं ठीक है। देखिए, विरोध की हर आदमी को विरोध करने का हक है। मैंने तो अपने खिलाफ हो रही बातों, किसी कमेंट में अभी कितने लोग ऐसे आएंगे जो तमाम तरह की बातें लिखेंगे, लेकिन मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है कि ये जो कर रहे हैं इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, और उनको इसलिए नहीं पता है ना कि उन्होंने संघर्ष किया नहीं है। और जो जिसने किया है या तो इतना मजबूर है, इतना परेशान है कि उसको अभी एक पल बहुत उसका भारी लग रहा है, तो वो हड़बड़ाहट में, छटपटाहट में कुछ भी इधर उधर बोलता रहता है। तो ऐसे लोगों के अलावा जो लोग, जिनको अल्पबुद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बहुत जल्दी दूसरों के बहकाव में आ जाते हैं, उनका भी दिमाग, उनकी भी अकल बहुत जल्द ठिकाने आ जाएगी। उसमें मुझे बहुत कुछ कहने, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि समय ऐसा आएगा कि वो खुद बैठ के पछताएंगे कि उन्होंने क्या किया। कि जो लोग सोच रहे थे, जो लोग प्रयास कर रहे थे कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई, आज की डेट में मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो आप देखें तो कम से कम नीचे एक समाधान भी लिखें कि आज की डेट में जल्द नौकरी का क्या रास्ता है। जो वंचित लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, उनके नुकसान की भरपाई क्या इस रास्ते, जो रास्ता हम लोग बता रहे हैं, क्या इस रास्ते के अलावा भी कोई रास्ता है। ठीक बात है कि एटीआरई हम जीतेंगे तो हमारे पूरे 6800 का हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम एटीआरई ये कहाँ करेंगे, हम लोग एटीआरई नहीं होंगे, लड़ेंगे, हम लोग एटीआरई लड़ेंगे। लेकिन अगर सरकार इस सिंगल बेंच के जजमेंट पे आगे बढ़ जाएगी तो क्या आप रोक लेंगे? क्या आपकी है क्षमता, हैसियत है आपकी कि आप सरकार को पकड़ के रुकवा देंगे कि नहीं आप नहीं बढ़ेंगे? कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है, पूछ लिया है राजा राय साहब ने, इस जजमेंट में कमी क्या है। उन्होंने कहा कि साहब ये एटीआरई वाला मामला है, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब तो इसमें जजमेंट में ठीक है ना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसीलिए उनको एक्सरसाइज करने की पावर मिली है। तो ये गलतफहमी जितना जल्दी आप अपने दिमाग से निकाल के अपने जहन से अलग कर देंगे, उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि मिर्ज़ापुर का आंदोलन क्यों रखा गया। मिर्ज़ापुर का आंदोलन सिर्फ 2 मांगों को लेकर, एक मांग को लेकर है कि इस ऑर्डर के बाद जो लोग अपने आप प्रक्रिया में आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। साथ ही साथ उनको, अब देखिए एक बात समझ लें, इसी समाज का नाम लेके समाज सेवा कहते कहते कुछ लोग ऐसे थे
जो आए और अपने ही आरक्षित वर्ग के 6,800 लोगों की लिस्ट को रद्द करवाने का काम किया, उस पर स्टे लेने का काम किया, उस पर जो है नियुक्ति पत्र नहीं देने का काम किया गया। हम लोगों से ऐसी उम्मीद ना करें, और खास करके जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, अगर उसमें से किसी को ये उम्मीद है कि उन्होंने सहयोग किया है, उन्होंने याची बनने का पैसा दिया है, जिसको आप लोग चंदा अब कहने लगे, पहले याची शुल्क कहते थे, अगर आपको लगता है कि उन पैसों से हम लोग किसी की नौकरी रोकने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि कल को अगर रिविजिट में 10 लोगों का हो रहा होगा तो उन 10 लोगों को भी नौकरी हम लोग रोकने नहीं जाएंगे। हम लोग खुशी खुशी स्वागत करेंगे कि हमारे 10 लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसी 6800 परिवार और इसी आरक्षित वर्ग, इसी समाज से आने वाले लोग हैं, तो उनकी नौकरी हम लोग रोकने का काम नहीं करेंगे। जो लोग कह रहे थे स्टे लेना चाहिए, स्टे ले लीजिए, स्टे ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ इतना सेल्फिश हम आप कैसे हो सकते हैं? अगर जिसका प्रक्रिया में होगा उसकी नियुक्ति हो जाने दीजिए, जिसका नहीं होगा, मेरा ना हो, मैं कह रहा हूँ मेरा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जिसका होगा हम लोग उसका रोकने नहीं जाएंगे। ये बात मैं वॉइस चैट में कई बार बोल चुका हूँ, चूँकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ ज़्यादातर लोग दिखते हैं और ज़्यादा लोग भी जुड़ते हैं और ज़्यादा दूर तक ये वीडियो पहुँचेगा। मैं खुल के सबसे कह रहा हूँ कि मेरा हो चाहे ना हो, मेरे साथ के जितने लोग हैं चाहे उनका हो चाहे ना हो, लेकिन रिविजिट या किसी भी प्रक्रिया से अगर इस 6800 परिवार में से अगर 10 लोगों को भी सरकार अपॉइंटमेंट देनी जाएगी तो हम लोग खुशी खुशी उन 10 लोगों को बधाई देंगे, उनको जो है दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट हो उनकी, और वो अपना घर परिवार, अपनी जो एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसके साथ मान सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये कोशिश करें कि नहीं हमारे घर दिया ना जले तो पूरे 6800 परिवारों में अंधेरा होना चाहिए, ये मुझसे कोई उम्मीद ना रखेगा। और 20 तारीख के बाद 20 तारीख के जो आंदोलन में लोग वहाँ आएंगे उनका स्वागत है। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि वहाँ हम लोग जाएंगे, और जब तक दीदी खुद इस बात को नहीं कह देंगी कि आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और इस मामले को ले जाके और आपके लिए मैं न्याय करवाऊंगी, तब तक हम लोग जो है वहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव है जब वहाँ पर्याप्त संख्या बल रहेगा। आपको भी पता है कि अगर संख्या बल नहीं रहेगा तो ये सब बातें वहाँ हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। तो खास करके जो नीचे से लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं जो है उनका रिविजिट प्रक्रिया में उनका नाम नहीं आ पाएगा, उन लोगों का इस आंदोलन में हर हाल में आना आवश्यक है। आना सभी को है, अगर जल्द नौकरी चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत पर्याप्त समय है तो 20 जून के बाद, चूँकि विजय यादव के पास समय नहीं है, विजय यादव अपनी नौकरी के लिए 20 जून के बाद बिना किसी से ना चंदा चाहिए, बिना किसी के सहयोग के, जिसको आप चंदा कहते हैं ना, वो चंदा भी आप अपने पास रखें। और याची बनने के अलावा जब कोई आपने चंदा दिया हो तो कभी जिसने दिया होगा, वकीलों के अलावा जिसने व्यक्तिगत विजय यादव के लिए, राम दयाल लोधी के लिए, नवनीत कुमार के लिए, रमा यादव के लिए, अवनीश के लिए, गंगा के लिए, अमित के लिए, जो है तमाम अन्य साथी जितने भी हैं, किसी ने पर्सनल उनको लखनऊ आने जाने के लिए अगर चंदा, तेजपाल सिंह राणा सुधर जाओ, नहीं तो तुम किसी दिन, और जिस दिन भी तुम्हारी मुलाकात हो गई उस दिन इतना यकीन मानना है कि तुम्हारी ऐसी तैसी होनी तय है, क्योंकि तुम्हारे जैसा गधा इस 6800 की लिस्ट में शामिल है, इससे बड़ा गुनाह और कोई हो ही नहीं सकता। तुम गधे इतने हरामखोर आदमी हो कि यहाँ आके कुछ लिखोगे और व्हाट्सएप में पर्सनल मुझे कुछ और लिख के भेजोगे, हाथ जोड़ोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, और तुम्हारा होश हम लोग ठिकाने करने का काम करेंगे जिस दिन भी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अभी तुम जो है अभी समझ नहीं रहे हो तुम, और तुमको समझाना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये तुम जो मानसिक रोग है तुम्हारा ना, उसका इलाज हम लोग बहुत अच्छे से कर देंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करो कि एक पानी पर रहना सीखो, एक बनो, मतलब जो भी तुम्हें, मैं कह रहा हूँ विरोध करना, तुम उस पक्ष में जा खड़े हो। इतना हरामखोर आदमी है, मेरे पास पर्सनली मैसेज करेगा और वहाँ हाथ जोड़ के दुनिया भर की रिक्वेस्ट वाली बात करेगा, अब जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ उल्टा सीधा टट्टी करने वाला काम करेगा, ठीक है। तो न सुनो, तुम हट जाओ यहाँ से, तुम गधों की तरह यहाँ क्यों जो है चिपो कर रहे हो, भागो यहाँ से। बरेली नज़दीक है तुम्हारे, जाकर वहाँ अपना इलाज कराओ, तुम बढ़िया अस्पताल है वहाँ पे, फालतू का यहाँ आके गंदगी करते हो, अच्छे ट्रैक की चीज़ें चल रही होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से नियुक्ति आपकी नहीं हुई है, नियुक्ति आपकी ऐसे लोगों से होगी जिन्होंने ज़मीन पे संघर्ष किया है, जिन्होंने, मैं कह रहा हूँ आयोग की टीम के लोगों का भी श्रेय है, वो आयोग में उन्होंने मेहनत की, वहाँ से रिपोर्ट निकलवाई, ज़मीन के आंदोलन में भी साथ दिया, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियाँ नहीं है, लेकिन आप अगर नेगेटिव माइंड के हैं तो आप कमियों के पीछे जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं और आपको लगता है कि नहीं हमारे जो लोग हैं, इन्हीं संसाधनों से हमें, इस सरकार से, इस विभाग से, इस भ्रष्ट सिस्टम से हमें लड़ना है, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे, उन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि आंदोलन में आने वाले लोग सारे लोग साधु होते हैं या सारे लोग जो है दुष्ट होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें आपको सामंजस्य बिठा के उनको किसी भी तरीके से आगे लेके चलना होता है, क्योंकि हमें ये पता है, चाहे हम इन 6800 लोगों को गाली दे लें, चाहे इनको गधा बोल दें, चाहे सी बोल दें, जो भी बोल दें, लेकिन हमको भी ये पता है,
मैं इसलिए नहीं बोलता लोगों, क्योंकि मुझे ये पता है कि अंततोगत्वा लड़ाई इन्हीं के दम पे जीती जानी है। यही संघर्ष करेंगे, यही संख्या बल है हमारी, यही ताकत है। जब तक ये नहीं है, जब तक ये है, तब तक हम लोग बहुत कुछ हैं। जिस दिन ये नहीं होंगे ना, एक पुलिसकर्मी भी डांट के भगा देगा, बात नहीं करेगा। और जब तक इनकी पावर है, जिले का डीएम भी आपको बुला के आपके साथ वार्ता करेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि इनकी ये संगठित लोग हैं, इनको नहीं छेड़ा जा सकता और इनको नहीं भगाया जा सकता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में नहीं उलझना आपको। मैंने स्पष्ट आपसे बता दिया कि 20 जून के बाद मैं व्यक्तिगत प्रयास के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। फिर मेरी कोई जवाबदेही ये नहीं होगी कि अरे यार लाइव आओ। मैं क्यों लाइव आऊँगा? ऐसे तेजपाल जैसे गधों के जो है लोगों के चक्कर में मैं इनके लिए लाइव आऊँगा? इनकी बकवास सुनने के लिए आऊँगा? इनको सुनना होगा तो इनके पास मेरा नंबर हो, पर्सनली फ़ोन कर लें, हम लोग बात कर लें आपस में। ये आके सिस्टम ये सब चीज़ें जो है इधर उधर करने की क्या आवश्यकता है? तो 20 जून के बाद मैंने इसीलिए कहा कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप लोग तय कर लें। जिनको लगता है कि उनका रिविजिट में हो जाएगा, वो इसलिए आए कि मुख्यमंत्री जी से अगर दीदी की मुलाकात होगी तो ये प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो विभाग के अधिकारी हो सकता है कि 17 तारीख को आके खड़े होकर ये कह दें कि साहब ऐसा है, अभी हम छुट्टियाँ थी, अभी कोई काम नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा टाइम हमको और दे दें। तो हो सकता है कि एक बार जो है वो और टाइम उनको मिल जाए, तो चीज़ें वो लिंगरान करना चाहेंगे तो आराम से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जज का इंटेंशन भी एक बार अगर केस से हटा तो वो भी लंबी लंबी डेट फेंकना शुरू कर देंगे। वो कहेंगे ठीक है भाई, पहले आप लोग तय कर लो क्या करना है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जितनी भी बड़ी वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, जब सारी बात होने लगती है तो जज बीच में रोक के सरकारी वकील से कहते हैं भाई आप बताओ, सब कुछ किया धरा आपका है, आप तो चुपचाप खड़े हो, मजे ले रहे हो आप कोर्ट में, आप बताओ। तो जब एक बार आपके वकीलों को मना कर दिया जाएगा तो ये इनके क्या नाम है, देखो क्या नाम था इसका, ये जो आया था तेजपाल राणा जैसे गधों की तरह वहाँ नहीं है, वो खड़े होकर कहेंगे, ढेचू ढेचू करेंगे नहीं नहीं मुझे सुन लो। तो जज का मतलब ही तो उन्होंने अगर मना कर दिया, इट मीन्स मना कर दिया। वकील दोबारा नहीं बोलेंगे, फिर सरकारी वकील को जो बोलना होता है वही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग तय कर लें कि सरकार 17 तारीख को सारे सिस्टम के साथ कोर्ट में आए। ये उस आंदोलन का फ़ायदा मिलेगा कि सरकार जो है उनके लिए पॉलिसी बना ले और जितने लोगों का हो सकता है उस डेटा के साथ वहाँ पे आए 17 तारीख को। उसमें कोई जो है इफ बट ना रहे, कोई संदेह ना रहे, इसलिए आपको मिर्ज़ापुर आना है। साथ ही साथ जो हमारे वंचित लोग हो रहे हैं, जिनकी नियुक्ति फंसने का डर है, डर क्या हकीकत है कि एक कड़वा सच है जिसको हम लोगों को मान लेना चाहिए और मानना पड़ेगा। और नहीं मानते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं, कोई एतराज़ नहीं है कि इस जजमेंट से पूरे के पूरे 6800 लोगों की नियुक्ति संभव नहीं है जब तक सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। और सीटें जोड़ने वाला काम इतना नहीं है कि कोई उसके लिए कोई संशोधन करना पड़ेगा या कानून बदल देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की इच्छा के ऊपर है, सरकार जब चाहे उन सीटों को जोड़ के आपको नियुक्ति दे सकती है, ये सरकार के ऊपर है और आप करवा सकते हैं। अगर आप करवा पाएँ तो उन सभी लोगों से गुजारिश है कि 20 तारीख के बाद आप खुद देखिएगा, आप खुद समझिएगा, अपना करियर, अपना सम्मान, अपनी नौकरी आपके खुद हाथ में होगी। 20 तारीख का जो ये सामूहिक प्रयास है वो मेरी तरफ से इसलिए आखिरी माना जाए क्योंकि इससे ज़्यादा मैं और सबूत नहीं दे सकता कि मैं चाहता हूँ कि पूरे 6800 लोगों का भला हो। क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि 20 जून के बाद ना मुझे उच्च गुणांक के लोगों से मतलब है, ना लो गुणांक के मतलब, ना मैंने कभी ये चीज़ को देखा है कि कौन उच्च गुणांक है कौन लो गुणांक है। मेरा ये मानना था कि 6800 की जो लिस्ट आई है उसमें किसी ने अपना नाम जुगाड़ से नहीं डलवाया। आप मेरिट में आए, सरकार विभाग ने रिविजिट किया और चीज़ों को देखा कि इतने लोगों की नियुक्ति हो सकती है। तो यानी उस लिस्ट में शामिल हर एक व्यक्ति जो आखिरी फायदा, जो 65-53 का आखिरी बंदा होगा, उसके घर में भी उस दिन खुशी के दीप जले होंगे, उसके घर भी खुशियाँ मनाई गई होंगी कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची अध्यापक बन जाएगी, उसकी नौकरी आज पक्की हो गई। तो अगर उसकी नौकरी पर संकट आएगा तो उतनी ही तकलीफ से वो गुजरेगा जितनी तकलीफ से 67,867 की लिस्ट आने पर हम सभी लोग गुजरे थे, या जब 6800 की लिस्ट आई जिनका नाम नहीं आया, जो लोग गुजरे उतनी ही तकलीफ से फिर दोबारा वो व्यक्ति गुजरेगा, कहीं उससे ज़्यादा गुजरेगा। क्योंकि अब तो उसको सामाजिक ताने भी सुनने पड़ेंगे कि अरे यार बताओ सरकार ने इनको गजब बेवकूफ़ बना दिया। तो मेरा ये मानना है कि उन सबको, ये अपने सब पढ़े लिखे हैं, सब विवेकशील बुद्धिशील आदमी हैं, बुद्धिमान लोग हैं। आप लोग खुद तय कर लीजिए कि बिना सीटें जुड़े अगर आपका भला हो रहा है, अगर आपको नियुक्ति मिल रही है तो आपको आपकी नियुक्ति मुबारक, फिर आपको मिर्ज़ापुर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि सीटें जुड़ने पे आपका भला हो जाएगा और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और प्रिया दीदी और सरकार अगर चाहेंगे तो इस मामले में सीटें जोड़ के हमारी नियुक्ति, जो 2 साल 3 साल कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, उस समय बच सकता है और हमारी नियुक्ति मिल सकती है। अगर आपको लगे कि इस प्रयास में हमें आगे बढ़ना चाहिए तो आपका स्वागत है और आप अवश्य आएंगे मिर्ज़ापुर आंदोलन में, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, 20 तारीख के बाद जैसा भी वहाँ का नतीजा होगा, उसके बाद मुझसे आप ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि मैं जो है फिर सबके ठेकेदारी करूं, मैं फिर जो है लोगों से सुनूं कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से वो हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये हो जाता।
तुर्रा इस बात का कि अगर हम लोग ना होते तो तुम नियुक्ति हो जाती। कड़वा सच तुम्हें अगर पचे तो पचा लेना कि हम लोग नहीं होते तो आज जिस लिस्ट में नाम देख के अपना तुम ये बोलने लायक हुए हो ना, वही दिन नहीं आता। 67 की लिस्ट आई थी, उस पर अपॉइंटमेंट हो गई थी, तुम लोग इस भर्ती को भूल चुके थे, केवल रोना रोते थे कि मेरा नाम नहीं आया, सरकार ने आरक्षण घोटाला कर दिया। उस घोटाले को लड़के हमारे आप जैसे तमाम लोगों ने उस घोटाले को साबित किया, मजबूर किया कि मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठें। केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में बिना जहां रासुका लग सकता था हम लोगों के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हमारे ऊपर कानून जो है कार्रवाई हो सकती थी, वहां बिना डरे हम लोग उस रैली में गए। वहाँ कुर्सियाँ तोड़ी गई, वहाँ इतना सारा बवाल हुआ, इतना सब कुछ। अन्य जो आपके भर्ती के अलावा भी लोगों ने वहाँ पे आपकी मदद की, तमाम इतना बवाल हुआ। उसके बाद जाके आपको मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बुलावा आया, तब जाके आपकी मुलाकात हुई। अगर इसमें किसी को लगता है ये सब किस्मत से हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी किस्मत पर एतबार अगले कुछ साल और कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कर्म थे, मेहनत थी, और तमाम बहुत जो है जैसे आज़ादी के लिए जुनून लेकर लोग निकलते थे, वैसे आरक्षण बचाने को जुनून लेकर निकलने वाले लोगों की मेहनत की देनती की लिस्ट आई। अगर ये बात समझ में आए तो 20 को मिर्ज़ापुर आ जाना। नहीं समझ में आया तो तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अगर गर्मी से डर जाना तो आराम से घर में बैठे रहना। जिस दिन ठंडी आएगी और कोई पूछ लेगा कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, उस दिन इतने पसीने होंगे जितने इस गर्मी में नहीं हो रहे। तो ये सब बातें आप याद रखना। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं प्लीज़ कुछ मत लिखो, मेरे लिए अच्छा लिखो। मैं ये कह रहा हूँ जो आपको, आपकी बुद्धि विवेक है, इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, लोग मुख्यमंत्री को गाली देते हैं, लोग राष्ट्रपति को गाली देते हैं, लोग राज्यपाल को गाली देते हैं, लोग अपने बाप तक गाली देते हैं। तो मैं कौन सा सगा हूँ यार, मेरे लिए कौन, क्यों अच्छा सा लिखोगे? तो जिसको जो समझ में वो लिखता रहे, लेकिन प्लीज अगर लोग गुणांक, वास्तव में लोग गुणांक है, गुणांक की बात है, अगर लोग गुणांक के लोगों, अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आए कि सीटें जुड़ने से ही तुम्हारा भला हो सकता है, अदरवाइज जिस दिन रिविजिट होके या उत्तर कुंजी करके जिस दिन सरकार मामले को रफा दफा कर देगी, तुम्हारे पास अगले 2-3 साल सिर्फ कोर्ट खेलने के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। अगर मेरी ये बात समझ में आए, अगर इसमें कोई जैसे लोग लगते हैं ना कि ये जो है 5 सितंबर जैसा है, 5 जनवरी जैसा है, क्या बोलते हैं, प्रत्यावेदन जैसा है, अगर ये सब बातें लगे तो डेफिनेटली उसको एक और उसमें जोड़ लेना। लेकिन जिस 5 सितंबर, जिस 5 जनवरी, जिन प्रत्यावेदन तुम बात करते हो ना, वो एक कोशिश थी। और मुझे ये भी पता है कि जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो, लेकिन कोशिश ही होगी जो एक दिन तुम्हें कामयाब बनाएगी। तो अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाबी तो सोच भी मत लेना कि कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है। अजय कुमार ने मैनेज करने के नाम पे लिया पैसा, उसका क्या हुआ? अजय कुमार जी, अभी आपको ना मुझे लग रहा है कि 2-3 साल इंतजार करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मिर्ज़ापुर में कहाँ जाना है? आशीष गुप्ता भाई, मिर्ज़ापुर में आप जैसे ही स्टेशन पे वहाँ पे उतरेंगे और परेशान हो उसके लिए कल जो है आपको लोकेशन सब कुछ बता दिया जाएगी कि कहाँ जो है चीज़ें इकट्ठा होना है, कहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें आपको कल बता दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी जो आपके सवाल हो वो भी जो है आप लोग बता दें। रिविजिट 67 लिस्ट, क्योंकि यह लिस्ट ही ओवरलैपिंग रूप कर ही हुई थी। दिव्येंद्र यादव, देखिए 67 की पूरी लिस्ट ही रिवाइज हो रही है और उसी को रिवाइज करके तब जाके आपकी जो है 68 लिस्ट आई थी। सूर्यबल का जय भीम, जय भीम आपको भी भाई, सभी को जय भीम। रिविजिट में कितनी सीटें मिल सकती हैं? रिविजिट में कितनी सीटें मिल सकती हैं ये विभाग के अलावा किसी को नहीं पता। बाकी जो भी कह रहा है वो सब हवा हवाई हैं। लेकिन ये एक सच जो आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि रिविजिट में ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 68 को लोगों को मिलेगी, ये गलत है। ठीक है। सभी कैटेगरीज को लगभग कितनी सीट मिल रही? देखिए मैंने कहा हेमंत भाई कि ये किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ विभाग के अधिकारियों को पता है, NIC को पता, बाकी किसी को नहीं पता। ठीक है। देखिए परमवीर यादव भाई ने लिख दिया मिर्ज़ापुर स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल 800 मीटर दूरी पे ही बिल्कुल का कार्यालय है। आवाज़ से जहाँ आपको इकट्ठा होना है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। थर्ड लिस्ट भी रिविजिट होगी। अनुज गुप्ता भाई, थर्ड लिस्ट जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं, उन सब को जो है रिविजिट करना है। ठीक है। उत्तर कुंजी पर क्या नियुक्ति हो सकती है? मैंने जिस दिन जो है आपका ये जजमेंट आया उसी दिन मैंने आपको बता दिया। उत्तर कुंजी पे जो मुझे जानकारी है, DG साहब ने, हम लोग एक बार जब मिले थे तो उन्होंने ये कहा था कि उत्तर कुंजी पर हम देख रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कंटेम्प्ट लगा है, अगर हमको रिलीफ मिलती है तो आगे इसको हम आप लोगों के बात करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो हमें आगे बढ़ना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वो जुलाई के पहले हफ्ते तक का इंतज़ार करेंगे जहाँ उनका कंटेम्प्ट लगा हुआ है। ठीक है। लिख रहे हैं
कि आपकी बातों का कैसे भरोसा किया जाए। मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने कब कहा कि नहीं आपको भरोसा करना ही करना है, मत करिए आप। समय आपको खुद बता देगा कि सही क्या था, गलत क्या था, और भरोसा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको भरोसा करना ही करना है, मत करें ना भरोसा। कोई जबरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। क्या लगता है भैया कितने लोग आ सकते हैं? देखिए, जो जागरूक होगा, जिसको ये लगेगा कि वास्तव में मेरा जो है चयन रिविजिट में नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि उन सारे लोगों को जरूर आना चाहिए। और साथ ही साथ जिनको ये लगता है कि नहीं नौकरी जल्दी मिल जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक, या तो देखिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, जिस दिन ये जजमेंट आ गया उसी दिन से आपसे बता रहा हूँ कि हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से सीटें जोड़ते हुए हमारे सारे 6800 लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए, या तो हम सुप्रीम कोर्ट तक का इंतजार करें, तब जाके आपको नियुक्ति मिलेगी। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं जैसे ही डबल बेंच से जीतेंगे तुरंत आपको नियुक्ति मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लें। आज आपको लग रहा है कि देखिए जैसे ही सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ कोई चीज़ें आएंगी तो इसका मतलब उनकी पॉलिसी भी जाएगी, रद्द हो जाएगी, पॉलिसी बनेगी नहीं फिर। और अगर पॉलिसी बनेगी नहीं यानी उनको निकाल के आपको रखने का आदेश होगा। तो जैसे उनको निकालने का आदेश 6800 लोग जो वो है सिलेक्टेड हैं और वेतन ले रहे हैं, और वो अपनी नौकरी, ऐसा नहीं कहेंगे ठीक है हमने 2 साल नौकरी कर ली, हमारी नौकरी भूल जाते हैं, अब ये डबल बेंच से जीते हैं उनको हम नौकरी दान दे देते हैं, उनको छोड़ देना होगा, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। जैसे डबल बेंच में आपके पक्ष में भी अगर फैसला आया तो वो नेक्स्ट डे उसको जो है आगे बढ़ा देंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा देंगे, ठीक है। और एक बात जो मैं विशेष रूप से आप सबसे कहना चाहता हूं, और मेरी रिक्वेस्ट भी आप इसको माने, मैं ये बहुत ईमानदारी से आपसे कह दे रहा हूँ कि हमें, आप में, और जो लोग, जिन लोगों ने 6800 के खिलाफ चीज़ें की, जिन्होंने स्टे लिया, जिन्होंने भी ये कहा कि हम 6800 को 6800 यानी लाज बना देंगे, उनके और हमारे बीच का फ़र्क ये होना चाहिए कि हमारे बीच से अगर 10 लोगों का भी हो तो हमें उनका विरोध नहीं करना है। और ये नहीं कहना है कि जब तक हमारा नहीं होगा तब तक इनका नहीं होना चाहिए, उनका हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि कल हमारे बीच से 10-20 लोगों का चयन हो जाए, 1000, 2000, 4000, 10,000 का चयन हो, किसी का हो, लेकिन हो, ऐसा ना हो। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जो है हमारा नहीं तो किसी का नहीं, ये सिद्धांत हम लोगों का कभी नहीं रहा और ना ही रहेगा, ठीक है भैया। 66 तक सेफ, या देखो ये मुझसे ये सब प्रेडिक्शन मुझसे मत करवाएं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपसे कि ना मैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हूँ, ना तो मैं डीजी हूँ, मुझे नहीं पता। सच ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। हाँ ये पता है कि जो नुकसान है हमारा वो जो है नुकसान हमारा है। ऐसा नहीं है कि हमारे रिविजिट में सारे 6800 लोग हो जाएंगे, वो संख्या 1500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 2000 से ज़्यादा भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कितनी हो सकती है, ठीक है। जनरल के नेता लोग कह रहे हैं कि रिविजिट पे ओबीसी को 15 सीट मिल रही, क्या ये सही है? अनुज गुप्ता भाई वो तो ये भी कह रहे हैं कि जनरल के लोगों को भी सीटें मिल रही हैं, तो आप उनकी जो है उनका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि उनको इतनी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। अगर वो ये कह देंगे कि जनरल को कुछ नहीं मिलेगा तो लोग उनके साथ क्यों खड़े होंगे और क्यों जो है उनको भेजेंगे कोर्ट में। जो नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी, उनकी नौकरी बच गई, उनके लिए पॉलिसी बनाने का कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। और आप मेरी बात को नोट करके रख लें कि अब उनकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। अब ये जो जजमेंट है ना पॉलिसी का, इसको डबल बेंच भी नहीं हटाएगी। वो कहेगी नहीं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो उस जजमेंट में आप एक चीज़ और भी देखेंगे, उसमें ये भी कहा है कि इसमें जो अपॉइंटीज है उनकी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा जो गलत हुआ है वो जो रिस्पोंडेंट है यानी जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसकी गलती की वजह से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो इसलिए चूँकि इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो युवक युवतियाँ जो चयनित हैं, उसमें जो वर्ड यूज किया मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ कि युवक युवतियाँ जो चयनित हैं इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनके लिए सरकार पॉलिसी बनाए। तो उनकी नियुक्ति तो तय हो गई है, जनरल को जो मिलना था वो पॉलिसी मिल रही है, ठीक है। तो उनको उससे ज़्यादा पॉलिसी मिल रही है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिसी में जो उनके लोग जो सिलेक्टीज हैं, जो गलत अपॉइंटमेंट थी, सिर्फ वो लोग जो है उनकी नियुक्तियां सुरक्षित हो रही हैं। बाकी उनके लोगों को और जो है रिविजिट में उनके लोगों को कुछ नहीं मिलना है। रिविजिट में उनका जो नुकसान हो रहा है, नुकसान वो ये है कि जितने लोगों के लिए पॉलिसी बनेगी उतने लोगों का जो है वो नुकसान की भरपाई के लिए पॉलिसी ही बन रही है, ठीक है। एटीआरई पर जीत मिल सकती है क्या?
बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकती। एटीआरई पर जीत मिले इसलिए प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वकील हायर किए गए, इसलिए मुकदमा लड़ा जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है जो ये सिंगल बेंच का जजमेंट आया है, इसमें सरकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो जिन नियुक्तियों को लेकर वो परेशान थे कि ये नियुक्तियाँ जो है अवैध ना हो जाए, उनको बाहर निकलने का आदेश ना हो जाए, वो नियुक्तियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी हैं। तो इसलिए सरकार अब इस मामले में बहुत जो है संतुष्ट है कि जो जजमेंट हमें मिला है उसका फ़ायदा ये है कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनको हम बचा ले गए, उनके लिए पॉलिसी बना देंगे और उन पॉलिसी बचाने के बाद बनाने के बाद जो सीटें खाली होंगी गलत नियुक्तियों से, उस पर आरक्षित वर्ग के लोग जितने, चूंकि आरक्षित सीटों पर ही उनकी नियुक्तियां हुई हैं गलत, तो आरक्षित वर्ग के लोग, जैसे अभी एक भाई कमेंट कर रहे थे कि जनरल के लोगों को भी मिलेगी, तो आप ये सोचो जनरल की जो गलत नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके लिए तो पॉलिसी बनानी पड़ रही है, तो वो जो सीटें खाली होंगी वो आरक्षित वर्ग की सीटें थी जिसपे उनको गलत नियुक्तियां दी गई हैं, उस पर आरक्षित वर्ग के लोगों को नियुक्ति मिलेगी। जनरल वालों को एक भी सीट नहीं मिलेगी रिविजिट जैसी प्रक्रिया में। तो जो अभी भाई जो मूल सवाल था वो अनुत्तरित रह गया कि एटीआरई पर क्या हम जीत सकते हैं। बिल्कुल जीत सकते हैं, लेकिन उसका भी अंत यही होगा कि जो उनकी पॉलिसी जिनकी बन जाएगी फिर वो प्रक्रिया से किसी भी दशा में बाहर नहीं जाएंगे। तो सरकार का मेन फोकस यही था कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको हटाया ना जाए, तो कोर्ट ने उनके लिए बहुत बेहतर रास्ता बता दिया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि आप पॉलिसी बनाएं, तो सरकार के लिए और आसान है। डबल बेंच भी इस बात को मना नहीं करेगा कि नहीं आप पॉलिसी मत बनाइए, डबल बेंच भी इस बात को कहेगा कि आप पॉलिसी के लिए बना लें। और जो अगर आप कह रहे हैं कि फैसला अगर डबल बेंच से हमारे पक्ष में आए तो वो फैसला ये नहीं होगा कि नहीं जो पॉलिसी बनाई जाए उनको ना बनाई जाए, क्योंकि जजेस तो पहले से ही इस बात को चाहते थे कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन पर ये क्या करेंगे। जज अपनी तरफ से नहीं करेगा, ये बात तो अपने दिमाग से निकालने की। जस्टिस राजेंद्र राय साहब ये बात कहेंगे कि नहीं नहीं आप ऐसा करें, इनको बाहर निकाल दें। बाहर निकालना होता तो सिंगल बेंच में बहुत सारे मौके आए जब वो कर सकते थे। यहाँ तक कि मुझे एक प्रसंग याद है, एक प्रकरण याद है, जब जयदीप नारायण माथुर साहब पैरवी कर रहे थे सरकार की तरफ से, तो जब राजेंद्र राय साहब ने पूछा उनसे, और एडवोकेट जन थोड़ा सा और पीछे जाएँ, जब भारती पटेल के मुकदमे में लगातार सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस राजेंद्र राय साहब भी जज थे, उन्होंने पूछा कि ये बताइए जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनके लिए आपने क्या तय किया है। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी हमने कुछ किया नहीं है, कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने कहा जब आपने सोचा नहीं है तो आप 69,000 के बियॉन्ड जाके आप कैसे अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए हम जो है जो स्टे हुआ वो इसी बुनियाद पे हुआ कि जो नियुक्तियाँ जो है वो 69,000 के बियॉन्ड जाकर नहीं हो सकती हैं, तो इसी बात का तो स्टे हो गया था। और जब चूँकि अब जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उसमें एक रास्ता मिल गया है कि उनको प्रक्रिया से अलग मानते हुए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, गौरव प्रधान के जजमेंट का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि इनके लिए पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, और पॉलिसी बनाएगी उसमें कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए बनाएगी, तो उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, ना उनको कोई बाहर निकाल पाएगा। तो सीधी और साफ सुथरी बात यह है कि किसी भी तरीके से आज जो विकल्प आपके सामने है, तीसरा दूसरा कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक विकल्प आपके पास है। या तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार कर लें कि हम अपनी नौकरी सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद लेंगे, या तो अगर हिंदी में समझ में आया आपको मेरी बात, तो सिर्फ एक रास्ता है कि जिस प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें कोर्ट भी सरकार की मदद कर रही है और करेगी भी आने वाले समय में, उस प्रक्रिया में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि मिर्जापुर जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना पहुँचाएँ कि साहब इस रास्ते पूरा क्रेडिट आपको जाएगा और जितनी नियुक्तियाँ आपने लिस्ट निकाली थी वो सारी की सारी नियुक्तियाँ भी हो जाएंगी और हम चुनाव में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि जो नौकरी में 2 साल बाद मिल सकती है, वो भी क्वेश्चन मार्क आगे लगा है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो नौकरी हमारी बहुत जल्द सुरक्षित हो सकती है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल आया नहीं अभी तक, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, जैसे लोग कहेंगे कि बाहर के रास्ते का क्या हुआ, आप कह रहे थे बाहर प्रयास करते, मैं उसका उत्तर पहले ही दे देता हूँ। चूँकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और चूँकि आप ही एक दिव्य ज्ञानी नहीं है, जो डेलीगेशन में 7 जने लोग हैं, चाहे हमारे अरुण गंगवार भाई रहे हों जिनका 65-53 गुणांक है, चाहे वो रामदयाल लोधी रहे हों, चाहे नवनीत कुमार रहे हों जो बिल्कुल बॉटम पे हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि हम लोगों ने हर हाल में हर दशा में माननीय मंत्री जी से जो कोशिश की वो सिर्फ ये कि जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, जिस पर कोई निर्णय स्पष्ट न होने के कारण हम लोगों ने उस प्रयास को इसलिए छोड़ दिया कि कल को हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हम लोग जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों को ये लगेगा कि देखो ये लोग सिर्फ प्लानिंग करके अपनी नौकरी लेकर चले गए और हमको छोड़ दिया गया। ठीक है, बाहर के रास्ते के लिए पैसा मिल गया, बाहर का रास्ता बंद हो गया, महेंद्र कुमार यादव जी। अच्छा, बाहर के रास्ते के लिए आपने पैसा दिया, तो मुझे लग रहा है कि आपका खेत और गिरवी हो गया होगा, तो कोशिश आप ये करें कि आप जो है दोबारा किसी को एक पैसा ना दें और बाहर के रास्ते के लिए जिन्होंने पैसा दिया है उनको 10-20 लोगों को बुलाएं, उनको बैठाएं और लखनऊ में बुलाएं, ऐसे लोगों को ससम्मान उनके पैसे हम लोग वापस कर दें। ठीक है, तो
ऐसी ऐसी फालतू की कमेंट से अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल रही है तो आप लगे रहें, मैं आपको मना नहीं करूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100 कमेंट ऐसे करें। मैं कह रहा हूँ यहाँ मत करें आप, मुख्यमंत्री के पेज पे क्या बोलते हैं, प्रमुख सचिव के पेज पे, सचिव के पेज पे, हर जगह चाहें और जितना लिख सकते हैं लिखें, शायद इससे आपका भला हो जाए। ठीक है, 6800 सेफ है कि नहीं सर? राजेश यादव, देखिए 6800 सेफ है कि नहीं की बात ही नहीं, जो जजमेंट आपके सामने है वो हर सबके सामने है, उसका एक कड़वा सच है जिसको हमको आपको सबको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, उसमें सबका नुकसान है कि इस ऑर्डर से पूरे जो है 6800 की नियुक्ति असंभव है जब तक सीटें ना जुड़ जाएं तब तक। ठीक है, मिर्ज़ापुर कितने बजे पहुंचने? परमवीर भैया मिर्ज़ापुर हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आपका कार्यक्रम है वो 8 बजे हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा, मौसम को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी भाई बहन आएंगे कोशिश उनकी ये हो कि किसी भी दशा में वो 7 बजे अपने जो गंतव्य स्थल है जहाँ आपको आना है वो सारी चीज़ें कल आपको बता दी जाएंगी, तो 7 बजे तक हर हाल में वहाँ पहुँचें, क्योंकि मौसम से भी आपको लड़ना है, उसकी चुनौती को भी आपको पार करना है। तो इसीलिए 8 बजे हम लोग जहाँ पे आंदोलन स्थल है वहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, कुलदीप सिंह पटेल सभी लोग एकजुट होकर और सोशल अपनी जान लगा दो। तो 20 जून तक मैंने लाइव में भी और वॉइस चैट में भी तमाम लोगों से आग्रह किया। देखो महेंद्र कुमार यादव को 2000 सीट जनरल को मिली और 1500 को मिली है डिवीजन को। वाह भाई वाह, कितना उच्च कोटि का ज्ञान आप लाए, तो शुक्रिया आपका। ठीक है, प्रशांत त्रिपाठी लिख रहे हैं 800 खत्म हो गई, तो यहाँ रिश्तेदारी खोजने आए हो क्या त्रिपाठी जी? खत्म हो गए तो अपना काम देखो, यहाँ क्यों आए? यहाँ ऑलरेडी सब इंगेज्ड हैं, कोई खाली नहीं है, तो आप अपना काम देखें। कोशिश ये करें कि ये सब फालतू की चीज़ें करने से कोई मतलब नहीं है आपका। सरकार से बीच का रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए, ये बात आपने ठीक कही कि बीच का रास्ता निकालना है तो प्रयास करिए ना। आप तो 6800 खत्म करवाने में खुश थे, तो अब क्यों बीच का रास्ता आपको? ये बात तो हम लोग शुरुआत से ही कह रहे थे, जो आपके पैरवी करने वाले लोग हैं हमने उनसे भी ये बात बोली थी कि भाई आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, बातचीत करके अगर सामंजस्य बिठा के कर लोगे तो हो सकता है कुछ आपको भी मिल जाए। नहीं, आप तो इस बात में खुश थे कि नहीं हमारा नहीं तो 6800 का नहीं, तो आप 6800 खत्म हो गई। अब 6800 में जिनको मिलना होगा, अब 6800 नाम ही मिल गया है ना। आपको क्या लगता है जिनको नौकरी मिलेगी उसी 6800 के लोग तो होंगे ना कि आपको मिल जाएगी? आपको भी नहीं मिलेगी, 6800 में शामिल लोगों को ही मिलेगी। ठीक है, 50 सीट मिल पाएंगे, सुमन यादव करें 50 सीट मिल पाएंगे। जी शुक्रिया जानकारी के लिए।